बीमारी तो बहुत तरह की होती हैं और बीमारियों के अंदर मौत का भय नहीं लगता आदमी को। और कैंसर का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि वजह हमको मिलने जाते हैं, डॉक्टर साहब आपसे तो दूर से ही नमस्ते अच्छी है। कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। अब क्या ये डर जरूरी है या नहीं? क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? घर में ही ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें बाहर फेंक देनी चाहिए। तो आज ऐसे ही सवालों के जवाब हम एक जाने पहचाने ऑन्कोलॉजिस्ट से करेंगे, जो अपनी लाइफ में डेली इतने सारे कैंसर पेशेंट्स को डील करते हैं, उनकी फैमिली के साथ डील करते हैं। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रवीण बंसल ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन आवर शो। तो सबसे पहले बताइए, कैंसर का जब नाम आता है तो हमारे सामने एक बहुत ज्यादा डर होता है। ऐसा लगता है कि अब नहीं बचेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि डेफिनेटली कैंसर बीमारी तो अच्छी नहीं है। बीमारी तो बहुत तरह की होती हैं पर और बीमारियों के अंदर मौत का भय नहीं लगता आदमी को। और कैंसर का नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि वजह हमको मिलने जाते हैं, डॉक्टर साहब आपसे तो दूर से ही नमस्ते अच्छी है। तो एक तो ये देर में मालूम होती है और इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा टॉक्सिक है, उसमें पैसा भी अच्छा लगता है हम्म। और रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं है। उसके कारण क्या है वो अलग बात है, पर कुल मिला के एक अच्छी इमेज नहीं आती कैंसर की कि भाई कैंसर का अच्छा इलाज है या बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो एक डर तो है और वो डर जिसको कैंसर हुआ है उसको नहीं, पूरी फैमिली को होता है। तो ये बात तो है, कैंसर के सामने मतलब जब सुनते हैं कि कैंसर है तो सामने मौत नजर आती है, इस तो कोई डाउट नहीं है इसमें। और ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि जो कैंसर है हम्म वो यूजुअली फोर्थ स्टेज पर डिटेक्ट होता है? इज इट हम्म। इग्नोरेंस या सिम्टम्स अब डेवलप होते हैं? देखिए, किसी बीमारी का शुरुआत होना और उसके लक्षण आना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई ये बीमारी कितने साल पुरानी रही होगी। तो मैं कहता हूँ कैंसर बहुत टाइम देता है। या तो हम पहचान नहीं पाते इग्नोरेंस की वजह से, या हमारे पास फैसिलिटी नहीं है इतनी, या डायग्नोसिस देर में होता है। तो कैंसर को डेवलप होने में टाइम तो बहुत लगता है। जैसे कि एक लेडीज के अंदर एक कैंसर है, सर्विक्स कैंसर। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो तो उसमें पाया गया कि वो 10 से 15 साल ले लेता है डेवलप होने में, मतलब इतना टाइम देता है वो। अक्सर क्या होता है कि भाई मान लिया आपको थोड़ा दिक्कत हुई तो आप अपने आप इलाज करोगे उसका। मान लिया पेट में दिक्कत हो रही है तो आप केमिस्ट के उस डॉक्टर के पास थोड़ी जाओगे। पहले आप खुद इलाज करोगे, अदरक की चाय पी लोगे या एंटासिड खा लोगे या कुछ कर लोगे या योगा कर लोगे। बात नहीं बनेगी तो केमिस्ट भी, वो हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड है सब जगह, वो दवाई दे देंगे आपको। वहां से बात नहीं बनेगी, जो पेरिफेरी में डॉक्टर हैं जो जानने वाले उनके पास जाएंगे। हम्म। अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर पेरिफेरी में बैठे हुए हैं उनको भी कैंसर के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। तो होते 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 आप, हमारे पास पेशेंट बहुत लेट आता है। तो सबसे बड़ी कारण यही है कि स्टेज 4 में अधिकतर पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 में आते हैं। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो उसको अगर पहले पकड़ लें तो इतने बुरे रिजल्ट ना आए। स्टेज 4 में आने का कारण ये है, उस समय कुछ बचता नहीं है हमारे पास करने को। तो स्टेज 4 का आने का कारण यही है कि इग्नोरेंस वाइज, या आपके पास पैसे नहीं है, आप जांच नहीं करा पा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि आप सीटी स्कैन करा लो, आप नहीं करा पा रहे हो। या मन में फिर ये भी आता मुझे कैंसर क्यों होगा, डॉक्टर तो बेवकूफ़ है, पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब फैक्टर हैं जो डायग्नोसिस में डिले करते हैं कैंसर केस में। इसीलिए अधिकतर मरीज हमारे पास स्टेज 4 में आते हैं। कुछ कैंसर ऐसे भी हैं नो डाउट जो वाकई में पता नहीं चलता किसी का। जैसे कि एक पित्त की थैली का कैंसर है। अक्सर अगर आप, मैं 100 लोगों को देखूं उनका अल्ट्रासाउंड कराऊं तो उनमें से करीब 50-60 लोगों के अंदर पित्त की पथरी मिल जाएंगी और वो पथरी कुछ कहती नहीं है।
तो लोग सोचते हैं कुछ कह नहीं रही तो चुपचाप पड़े रहो, क्या दिक्कत है आप। पर अक्सर पित्त की थैली के कैंसर या लीवर कैंसर एडवांस स्टेज मालूम पड़ता है, पता चलता ही नहीं है। तो कई बार तो बीमारी की नेचर की वजह से नहीं मालूम पड़ता, कई बार इग्नोरेंस की वजह से, कई बार पैसे की कमी है आपके पास, कई बार आपसे यहाँ नहीं पहुंचे, ये चक्कर है। तो मैं इससे ना आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हाँ। हूँ। सो मेरा बेटा है, उसके पेट में बहुत दर्द होता था। तो यूजुअली क्या होता है, पेट में दर्द हो गया तो हम लोग सोचते हैं गैस प्रॉब्लम है, डॉक्टर को इधर दिखा दिया। जो आपने कहा लोकल डॉक्टर्स होते हैं जिनको नहीं अवेयरनेस होती। सो वही मेडिसिन दे दी एसिडिटी वाली। बट जब वो बहुत ज्यादा हो गया तो हमें किसी ने बोला अल्ट्रासाउंड करवाओ। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसकी जो किडनी में स्टोन्स निकले। तो ये एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये लेवल हो जाता है। ये बहुत कॉमन है भाई, ये हर एक केस में है, सभी लोग सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एलोपैथी का इलाज नहीं कराएंगे भाई, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, होम्योपैथिक का इलाज कराएंगे या फिर आयुर्वेदिक का इलाज कराएंगे। तो ये भी सब कारण है जो डिले कराते हैं ट्रीटमेंट डायग्नोसिस करने में। हाँ। तो इसमें गर्ल और बॉय का भी कुछ रेशियो होता है कि बॉयज में ज्यादा होता है या गर्ल्स में ज्यादा होता है? देखिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो ज़्यादा अंतर नहीं है। पर जब हम एडल्ट की बात करते हैं, मेल फीमेल की बात करते हैं, तो उसमें कैंसर अलग-अलग तरह के हो जाते हैं। जैसे मेल में तो कैंसर जो होते हैं उनकी बैड हैबिट्स की वजह से होते हैं। जैसे कि अक्सर मेल स्मोक करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उनको मुँह का कैंसर, गले का कैंसर, उनको फूड पाइप का कैंसर, लंग का कैंसर, फीमेल में नहीं मिलता है। इसी तरीके से आप अल्कोहल लेते हैं तो मेल अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो लीवर कैंसर हो गया आपको। तो ये कैंसर मेल में ज़्यादा है, फीमेल में ये कैंसर नहीं है। फीमेल में होने वाले कैंसर अलग तरह के हैं, वे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि सर्विक्स का कैंसर हो गया, ओवरी का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, जिसमें बेचारी फीमेल का कोई दोष नहीं है। तो फीमेल के अंदर होने वाले ये कैंसर मेन है, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर। बाकी लंग कैंसर भी होते हैं, फूड पाइप के भी होते हैं और कैंसर भी होते हैं, पर उनकी परसेंटेज काफ़ी कम है मेल के मुकाबले। हाँ, मेल में एक एक्सक्लूसिवली एक कैंसर प्रोस्टेट कैंसर जो मेल मेल में ही होता है। मेल में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होता है। तो ये मेल फीमेल में डिफरेंस है। हाँ। सो ये बेनाइन और मैलिग्नेंट कैंसर इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, बिनाइन को हम ये कहते हैं कि वो गांठ या सामान्य भाषा में गांठ बोल सकते हैं उसको, जिसकी फैलने की टेंडेंसी नहीं होती है। मतलब गांठ तो बन गई, मतलब कैंसर तो बन गया एक तरह का, पर वो फैलता नहीं है, उसकी नेचर मूव करने की नहीं है, तो उसको बिनाइन कैंसर बोलते हैं। और जो कैंसर जिनके अंदर फैलने की टेंडेंसी होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की टेंडेंसी होती है, वो कहलाती है मैलिग्नेंट कैंसर कहलाती है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कैंसर शुरू में बिनाइन होते हैं, बाद में मैलिग्नेंट कन्वर्ट हो सकते हैं, पर मैलिग्नेंट बिनाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कई बार शुरू में कोई कैंसर बिनाइन था, वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस, मोटा-मोटा डिफरेंस यही है कि भाई बिनाइन कैंसर फैलते नहीं हैं और वो इन्फिल्ट्रेट नहीं करते हैं, मतलब कि वो साइज़ में बड़े होंगे तो आस-पास की एरिया को कंप्रेस करेंगे, दबाएँगे, उसके अंदर नहीं घुसेंगे। मैलिग्नेंट कैंसर की टेंडेंसी ये होती है कि वे कंप्रेस नहीं करते, वे अंदर घुस जाते हैं दूसरे। जैसे ततैया छत्ता होता है, एक छत्ता तो ततैये का होता है कि वो बाहर लटका दिखाई दे रहा है आपको। कई बार आपने देखा होगा दीवार के अंदर भी होता है, जो अंदर चला जाता है वो खतरनाक ज़्यादा होता है, पता चलता ही नहीं उसका। बिनाइन और मैलिग्नेंट में ये अंतर है, बिनाइन फैलते नहीं है। फैलते नहीं, ओके। सो आजकल रिसेंटली ना कैंसर इज लाइक अ फ्लू। मतलब पहले इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता था, अब कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो इसके रीजंस क्या हैं और जेनेटिक्स इसमें कितना रोल प्ले करता है? ओके, देखिए, नो डाउट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ गई है अभी और आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। उसके मल्टीपल कारण है। जैसे कि पहला आंसर तो मैं ये देता हूँ कि जो आपने पूछा ना कि जेनेटिक कारण तो नहीं है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो
जीन आती हैं वो मदर से और फादर से आती हैं। और अगर मदर को या फादर को कैंसर है तो डेफिनेटली उनकी आने वाली संतान को कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि कैंसर को एक तरह की जेनेटिक डिजीज माना गया है। जो डीएनए होता है उसके अंदर सर्टेन चेंज आ जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर बनता है। अगर आपके माँ बाप को या आपके दादा दादी को या आपके ब्लड रिलेशन में कोई किसी को कैंसर है तो डेफिनेटली इसमें रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वो वही डीएनए आपके अंदर आया है। कुछ सर्टेन जीन्स देखी गई हैं जो अगर आपकी मदर के अंदर एक्टिवेट हैं तो वो उसमें चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि फीमेल के अंदर एक जीन होती है, मतलब मेल के अंदर भी होती है, उसको बोलते हैं BRCA, BRCA1 BRCA2 जीन। ये जीन हमारे डीएनए में जो डिफेक्ट आता है उसको करेक्ट करती हैं, उसको रिपेयर करती हैं। अगर वो रिपेयर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो रिपेयर नहीं आती तो वो सेल को ही डैमेज कर देती है, पूरी सेल को, कि भाई ये सेल बेकार होगी, इसको डैमेज करो, ये आगे चलने लायक नहीं है। अगर इस जीन के अंदर कोई चेंज आया है मदर के अंदर तो वो मदर तो आपकी प्रोन हो ही गई कैंसर के लिए। अगर वही जीन जो चेंज आया जीन के अंदर, वही जीन अगर आपकी संतान में चली गई है तो उसमें भी कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसी लेडी जिसमें BRCA जीन का म्यूटेशन पाया गया है, हम कहते हैं कि आप अपनी संतान के अंदर भी वो चेक कराइए कि वो म्यूटेशन आपकी संतान में तो नहीं है। तो उसको हम जेनेटिक काउंसलिंग भी बोलते हैं और इसमें टेस्ट करते हैं जेनेटिक का। अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो डेफिनेटली उसको बहुत रिस्क हो जाता है, और उसमें फिर हम बताते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं या क्या सर्जरी करानी है। तो डेफिनेटली जेनेटिक का रोल तो है कैंसर के अंदर। दूसरी बात यह है कि अदर कारण बहुत सारे हैं। एक कारण तो है कि जो आजकल बहुत कॉमन है, फिजिकल एक्टिविटी। काम कुछ रहे नहीं है, आप घर से निकलते हैं, गाड़ी होती है आपके पास, ऑफिस में पहुंचते हैं वहाँ AC होता है, फिर निकल के गाड़ी में पहुंचते हैं, घर चले जाते हैं, घर में भी कुछ काम नहीं है। आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है, बच्चे भी नहीं खेलते आजकल। तो फिजिकल एक्टिविटी देखा गया है कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती है जो कैंसर को रोकते हैं। दूसरा है, उससे रिलेशन में ये है मोटापा। ओबेसिटी भी कैंसर को प्रमोट करती है, और खासकर फीमेल के अंदर। जेंट्स को खतरा ओबेसिटी का कम है, फीमेल को ज़्यादा है, क्योंकि जेंट्स बाहर निकल के फिर भी थोड़ा चल लेते हैं, फीमेल तो चलती ही नहीं है। और घर में कुछ काम ही नहीं रह गया है, भाई झाड़ू पोछा करने वाली अलग आती मेड्स है, है, मॉप्स है। कपड़े धोने के लिए मशीन आ गई है, काम क्या बचा। तो फीमेल के अंदर ओबेसिटी होना मतलब अपने आप में एक बड़ा रिस्क है कैंसर के लिए। तो फिजिकल काम कम हो गया है, वो भी कैंसर को एक हाँ, प्रमोट करता है, प्रमोट यस, कर रहा है। हाँ और मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया, क्योंकि जितना भी हाँ काम है वो मेंटल काम है, स्ट्रेस है, तो वो भी प्रमोट कर रहा हाँ, है। डेफिनेटली करता है। क्योंकि भाई आप इसमें क्या, जब आप मेंटल स्ट्रेस करते हैं, बहुत से लोग मेंटल स्ट्रेस में खाना ज़्यादा खाते हैं, राइट। तो ओबेसिटी अपने आप में एक बड़ा कारण है। कुछ आपकी बैड हैबिट होती हैं, जैसे कि स्मोकिंग का हो गया। भाई टोबैको आप किसी भी हालत में, चाहे किसी फॉर्म में आप लेते हैं, चाहे वो आप सूंघते हैं उसको या आप जला के पीते हैं उसको या मुंह के अंदर रखते हैं, वो कैंसर करता है। ओके। मैं ये नहीं कहता कि जो आदमी खाता है हर को कैंसर होगा, पर इंसिडेंस बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। दूसरा है अल्कोहल। अक्सर लोग सोचते हैं कि अल्कोहल में कोई खास बात नहीं, पर अल्कोहल भी कैंसर का कारण है। अल्कोहल भी कैंसर को प्रमोट करता है। ये आपकी बैड हैबिट्स हो गई। दूसरा है आपका खान-पान कैसा है। आप जो स्पाइसी फूड खाते हैं, प्रिजर्व फूड खाते हैं, वो खतरनाक है। जैसे कि आपके प्रिजर्व फूड में ये हमारे कंट्री में तो इतना नहीं है, जापान के अंदर में मछली खाते हैं, प्रिजर्व मछली खाते हैं, नमक लगा के अचार जिसे कहते हैं ना, राइट। ये भी एक कार्सिनोजन की तरह काम करता है। हम लोग इतना नहीं खाते, इतना हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है, पर वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी है, जापान के अंदर।
एक आपको खाना बनाने का तरीका कैसा है। एक खाना तो आप प्रेशर कुकर में बनाते हैं, राइट। हैं? उसके अंदर टेम्परेचर चला जाता है 100 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। एक आप तल के बनाती हो या भून के बनाती हो, उसमें टेम्परेचर पहुँच जाता है 400 डिग्री, 500 डिग्री तक। तो जब खाना इतने हाई टेम्परेचर बनता है, उसके अंदर कैंसर के केमिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके। तो वंस इन अ व्हाइल तो आप खा लो, ऐसी बात तो नहीं कह सकते कि आप खाओगे ही नहीं। पर हाँ, ये है कि आप आपकी हैबिट में ही आ गया, आप यही खाते रहते हो, तो ये प्रमोट करते हैं। तो पहले जैसे पतीलों में या हांडियों में दाल बनती थी, तो हाँ, ऊपर की फोम हटाते रहते थे। प्रेशर कुकर में वो अंदर ही रहती है। देखिए इसका तो कोई जब तक स्टडी नहीं होती तब तक कहना मुश्किल है, ओके। पर हाँ, ये बात है टेम्परेचर का रिलेशन तो देखा गया है कि अगर हाई टेम्परेचर पे खाना बनता है तो खतरनाक है वो। एंड नॉन स्टिक यूटेंसिल्स। इसके बारे में कोई स्टडी नहीं हुई। देखिए ओके। हम साइंस के बारे में बात जब करते हैं ना, तो जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं है, हम इसके बारे में नहीं बोलते। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी कंट्री से ज़्यादा कॉन्शियस तो अमेरिका वाले हैं। वहाँ की एजेंसी तो बहुत चालाक, मतलब बहुत ध्यान रखती है इन बातों का। और जो जो कोटिंग वाले जो बर्तन हैं, ये तो पहले यूएस से ही स्टार्ट हुए हैं। आज से हमने तो अपनी लाइफ में 20-25 साल में देखा है ये कोटिंग वाले बर्तन। वहाँ तो करीब 80 साल से अवेलेबल है मेरी चीज़, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। ओके। हाँ, सेम बात कोल्ड ड्रिंक के बारे में है। कोल्ड ड्रिंक तो वहाँ बहुत लोग पीते हैं। हम्म। ये कहना है कि कोल्ड ड्रिंक से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, कोल्ड ड्रिंक वैसे पीना गलत है, क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। राइट, फिर वो ओबेसिटी एंड देन हाँ, अल्टीमेटली कैंसर। यस, यस, यस। एक कारण और है कि आपकी डाइट किस तरह की फाइबर डाइट है या नहीं है। हम्म। अगर आपकी फाइबर डाइट कम है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है। उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल है आपकी आँत के अंदर लंबे टाइम तक रहता है, तो वो भी कैंसर का कारण माना गया है। खासकर नॉन वेज वाला। तो जो नॉन वेजिटेरियन है, उनको ये आँत के कैंसर बहुत कॉमन होते हैं, हमारे कंट्री के मुकाबले। हमारे कंट्री में तो नॉन वेज ज़्यादा नहीं है, हम्म। क्योंकि हमारी आँत बनी है वेजिटेरियन डाइट के लिए। अगर आप एक शेर की आँत को देखो, वो 2-3 मीटर लंबी होती है, हमारी होती है 6 मीटर लंबी। मतलब कि नॉन वेजिटेरियन के लिए, पाचन के लिए जो आँत है, ज़्यादा लंबी ज़रूरत नहीं है उसको, वेजिटेरियन के लिए ज़रूरत है। और हम खाते हैं, नॉन वेज खाएँगे तो बहुत लंबे टाइम तक हमारे आँत के अंदर पड़ा रहेगा, तो वो कैंसर कारण माना गया है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्री के अंदर भी आजकल वेजिटेरियन डाइट का वो बढ़ ज्यादा गया है, प्रमोट हो रहा वीगन है, बोलते हैं ना वीगन हो इसको। गया। हाँ, एक कारण ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट निकलता है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे रेडिएशन का इफेक्ट ज़्यादा है, ज़मीन के अंदर से रेडिएशन ज़्यादा निकलती है। कुछ केरला के अंदर ऐसे एरियाज़ हैं, या आपका प्रोफ़ेशन कुछ इस तरह का है कि आपको रेडिएशन एक्सपोज़र हो रहा है, जैसे कि आप एक्स-रे टेक्नीशियन हैं या लैब में काम करने वाले जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ होता है। हालाँकि ये प्रिकॉशन पूरे लेते हैं, पर डेफ़िनिटली थोड़ा-सा रिस्क बढ़ जाता है। तो मतलब मल्टीपल कारण हैं बहुत सारे, जिसको पिन पॉइंट करना पॉसिबल नहीं कि भई किस वजह से ऐसा हुआ। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कैंसर होता बट या है। अर्ली अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हाँ, किसी भी चीज़ के लिए अर्ली अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो फिर आप पहचान ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। भई एक 500 नोट पड़ा हुआ है सामने आपके, आपको पता नहीं 500 का नोट है, तो कागज़ हो गया आपका। तो मैं तो लोगों से यही बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी सिम्पटम आता है, तो आप उसको नेग्लेक्ट मत करिए। कैंसर, अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि भई कैंसर के सिम्पटम क्या होते हैं? तो मैं उनसे कहता हूँ कैंसर के सिम्पटम अलग से नहीं होते हैं। हाँ, कोई भी लक्षण अगर लंबे टाइम तक चलता है, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चलता है, तो आपको कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि भई आपको खाँसी आ रही है, वो ठीक ही नहीं हो रही है, 2-3 महीने हो गए हैं, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, और आप सपोज़ करो कि आप स्मोकिंग करते हो, तो आपके मन में घंटी बजनी चाहिए कि भई कहीं कैंसर वाली बात तो नहीं है। अब खाँसी तो टीबी के केस में भी मिलती बिल्कुल। है ना? अब इसी तरीके से आपको पेट में जलन हो रही है, आपको इंडाइजेशन हो रहा है, तो वो वैसे भी कारण से हो सकता है, और कैंसर की वजह से भी हो सकता है।
इसी तरीके से आपको पेन हो रहा है कहीं पर, पेन कैंसर की वजह से भी हो सकता है और डिजीज में भी होता है। पर अंतर बस केवल यही है कि अगर आपको ये कोई भी लक्षण हो, आपको भूख कम लग रही है, आपके शरीर में कोई गांठ है जो ठीक नहीं हो रही, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, तो आपकी दिमाग घंटी बजनी चाहिए। एक और चीज बताना चाहूंगा, भगवान ने खून का रंग लाल बनाया है। लाल को कौन सा साइन मानते हैं? डेंजर साइन मानते हैं, इसीलिए रेड लाइट होती है। अगर आपको कहीं से भी खून आए, चाहे आपको नाक से आए, मुंह से आए, खांसी में आए, पेशाब में आए, लैट्रिन में आए, या लेडी के अंदर बच्चेदानी के रास्ते से आए, वैसे ब्लीडिंग होती है वो अलग चीज है, पर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, चाहे सिंगल टाइम भी आए, वो कैंसर हो सकता है। क्योंकि कैंसर के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वे बड़ी बारीक होती हैं और टूट जाती हैं, इसीलिए ब्लीडिंग पहला साइन होता है। आपके घर में आपकी नानी दादी होंगी या मम्मी होंगी जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, जिनको माहवारी बंद हो चुकी है, अगर उनको सिंगल टाइम भी खून आता है, वो कैंसर हो सकता है। मतलब बी केयरफुल। हमने ऐसे देख के बहुत देखा है कि एक बार चाहे स्पोर्टिंग भी हो, वो कैंसर के हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि लक्षण कोई भी हो, सिर में दर्द लंबे टाइम से चल रहा है, आपको आराम नहीं आ रहा, कुछ भी हो रहा हो आपको, जो चीज ठीक नहीं हो रही वो कैंसर हो सकती है। आप उसको दिखाओ डॉक्टर को, डॉक्टर से बोलो कि भाई मुझे कैंसर वाली बात तो नहीं है, आप जांच करो उसकी, तब आप पकड़ पाओगे, अदरवाइज आप लास्ट में आओगे, उस समय कुछ बचता कुछ नहीं। बचता नहीं है। और आजकल स्मोकिंग को हम ब्लेम करें तो पैसिव स्मोकर तो हर कोई है, भाई पोल्यूशन इतना इतना पॉल्यूशन कुछ दिल्ली में है। सुनते रहते हैं आप। हाँ, एक चीज और कहूंगा कि कई बार हम कैंसर को लक्षण आने से पहले पकड़ सकते हैं। जब आप बीमारी को सिम्टम आने से पहले पकड़ते हैं, उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, तो हम कुछ कैंसर में उनको लक्षण आने से पहले पकड़ सकते हैं और उनका बड़ा अच्छा इलाज है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का है, ऐसे लोग जिनको रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर होने का, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री हो गई, तो हम कहते हैं कि साल में 35 साल की उम्र के बाद मेमोग्राम कराइए, उसमें हम जल्दी पकड़ सकते हैं, तब तक आपको सिम्टम भी नहीं आएंगे। या अगर मान लिया आपको 50 साल की उम्र के बाद अगर आप कोलोनोस्कोपी करा लो, हालांकि इतना आसान नहीं कहना, तो आप आंत के कैंसर पकड़ सकते हो। इसी तरीके से फीमेल के अंदर सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है, उसके लिए कहते हैं कि भाई आप आफ्टर मैरिज आप पेप्समेयर कराओ, अगर उसमें कुछ आता है पॉजिटिव, तो वो जल्दी इसका इलाज भी अच्छा है और ठीक होने की परसेंटेज बहुत अच्छी बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपका प्रोस्टेट कैंसर में मेल के अंदर जो होता है पीएसए केमिकल चेक करते हैं, हम कहते हैं कि आप साल में एक बार आके चेक करा लो, तो हम प्रोस्टेट कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, जिसका बड़ा अच्छा इलाज है। ये कहलाते हैं स्क्रीनिंग। जो लोग हाई रिस्क में आते हैं उनको ये टेस्ट करने चाहिए। जैसे आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री में लंग कैंसर की हिस्ट्री है, आप स्मोक भी करते हो, आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, तो आप साल में एक बार एक्सरे करा देख लो या डॉक्टर का सीटी स्कैन करा लो, तो आप उसी बीमारी को बहुत पहले पकड़ लोगे, जिसका अच्छा इलाज है। आप बाद में पकड़ोगे तो कोई अच्छा इलाज नहीं है इसका। बस किसी चीज़ की कमी है हाँ। या ये टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या हम लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें नहीं हो सकता। हाँ, ये एक फीलिंग है कि हाँ। मुझे क्यों होगा भाई, डॉक्टर तो बेवकूफ है, मुझे कैंसर बता रहा है भाई। कुछ भ्रम भी है सोसाइटी के अंदर। मान लिया आपको डॉक्टर के पास पहुंच गया, आपको कोई गांठ है, डॉक्टर ने कहा भाई आप इसकी जांच करा लो, क्या डॉक्टर साहब चाकू नहीं लगवाएंगे इसमें, तो फैल जाएगा। हाँ, मैं आपसे यही पूछने वाली हूँ हाँ। कि बायोप्सी के बारे में यूजुअली एक मिथ है कि बायोप्सी करा लो तो कैंसर नहीं भी होगा तो वो डेवलप होने लग जाता नहीं, है। ऐसा नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि हम हमारी पैथी के अंदर, एलोपैथी के अंदर तो हम बिना कंफर्मेशन के इलाज नहीं करते हैं, और बिना कंफर्मेशन के इलाज करना भी क्राइम है, क्योंकि कैंसर की मेडिसिन आम मेडिसिन नहीं है आप जाके केमिस्ट से खरीद लो खा लो।
उसमें वे दवाई महंगी भी आती हैं, अलग तरह की मेडिसिन, उनके साइड इफेक्ट भी अलग तरह के होते हैं। तो कैंसर का इलाज अलग इलाज है, उसको बिना कंफर्मेशन के करना क्राइम है। तो अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग बायोप्सी कराओ, बायोप्सी से कोई चीज़ फैलती नहीं है। जो ये भ्रम डेवलप हुआ है, इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि अधिकतर लोग हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस का मतलब बीमारी फैल चुकी है, और जब हम ये बायोप्सी कराते हैं, नाम हमारा लग जाता है कि बायोप्सी भी और फैल गया, वो तो पहले से ही फैला हुआ है। और कुछ लोग सोसाइटी में लोग हैं, अफवाह पे ध्यान देते हैं कि भाई उसको फलाने को कैंसर हुआ था, उसने बायोप्सी कराई और तो चला गया। तो ये बातें बड़ी जल्दी फैलती है सोसाइटी के अंदर, तो इस वजह से लोग डरते हैं। और कई बार लोग इस वजह से डाइवर्ट भी हो जाते हैं, जो कि आते तो बाद में हमारे पास ही हैं, पर वो और ज़्यादा एडवांस स्टेज में आते हैं। बायोप्सी होती क्या है? देखिए, हम जो कैंसर सेल्स हैं उनको देखते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम उसको निडल से सक करते हैं, जो ट्यूमर की गांठ है उसमें से इसको वैक्यूम बना के सक करते हैं, और फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्लाइड में कि वो सेल्स कैसी दिखाई दे रही हैं। तो उसके विषय में बोलते हैं हम कि भाई ये कैंसर है या नहीं। इसको बोलते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। पर ये अच्छा तरीका नहीं माना गया है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बायोप्सी का मतलब एक टिश्यू लो, एक उसका पार्ट लो ट्यूमर का, उसका आर्किटेक्चर किस तरह का है। बायोप्सी लेने के तरीके बहुत सारे होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने ये ब्लेड से लेके कुछ पार्ट निकाल लिया, अगर वो आपको दिखाई दे रहा है। कई बार जो ट्यूमर है वो अंदर है, किडनी के अंदर है या लंग के अंदर है, तो वहाँ पे हम निडल डालते हैं, वो पीस निकाल लेती है। उसको फिर पैथोलॉजिस्ट देखता है माइक्रोस्कोप के अंदर, और जो सेल्स का आर्किटेक्चर है, सेल की बनावट है, सेल किस तरह अरेंज हैं, उसके आधार पर बोलता है कि भाई ये कैंसर है, ये वाला कैंसर है या नहीं है। बायोप्सी करने का एक फ़ायदा और भी है, जो हमें फर्दर टेस्ट करने हैं, जिसके बेस पे हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो वो टेस्ट भी हम बायोप्सी पे कर सकते हैं, FNAP से वो करना पॉसिबल नहीं होता। तो बायोप्सी का होना हमारे लिए तो ज़रूरी है, उसके बिना तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। कीमोथेरेपी के बारे में भी ऐसे ही होता है कि जब तक चल रहे हैं, चल रहे हैं। हुँ, हुँ। जैसे ही कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, हुँ। कीमो स्टार्ट हो जाती है, तो कैंसर और ज़्यादा अपने सिम्पटम्स दिखाना शुरू कर देता है, अपने रौद्र रूप में आ जाता है। नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। मेन बात ये होती है कि आपकी एज कितनी है, आपको कैंसर की स्टेज कौन-सी है, आपको किस तरह का कैंसर है। हर चीज़ में अलग-अलग दवाई चलती हैं, और आपकी सेहत कैसी है, आपको कोई अलग बीमारी तो नहीं, शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, कोई आपको दौरे तो नहीं आते हैं, आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका लीवर ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से जो ड्रग का डिसीजन होता है, कौन-सी दवाई देनी है, कौन-सी नहीं देनी है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर इस चीज़ को नहीं ध्यान रखा जाएगा तो साइड इफ़ेक्ट आएँगे बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से लोग ये अफ़वाह फैलती है कि फलाने को कीमो लगी थी, उसके बाल बाल तो खैर कुछ में जाते हैं, हर एक में नहीं जाते, पर जाते हैं। किसी को साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। गलत बात जल्दी स्प्रेड होती है, अच्छी बात कम स्प्रेड होती है। और अक्सर जब आप एडवांस स्टेज में होते हैं, स्टेज 4 में होते हैं, तो कीमोथेरेपी कुछ टाइम तक काम करती है, फिर वो काम करना बंद कर देती है। ओके। अगर आपकी बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ी गई है, तो उसमें कीमोथेरेपी अच्छा काम करती है, उसमें आदमी ठीक हो जाते हैं। और मेजॉरिटी लोग स्टेज 4 में आते हैं, इसीलिए कीमो के बारे में गलत अफ़वाह उड़ती हैं कि भाई कीमो से शरीर जल गया, उसका खाना-पीना बंद हो गया, उसका तो फिर मर भी गया वो, इस तरह की बात आती है। तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। अब मान लिया हमने किसी ओल्ड एज में ज़्यादा कीमो लगा दी, तो साइड इफ़ेक्ट आएँगे ही। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भई आप अच्छे सेंटर पे इलाज कराओ, जहाँ पे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर हों। और दूसरा ये भी है कि
कैंसर ट्रीटमेंट एक टीम वर्क है, उसमें सर्जरी वाला भी शामिल है, उसमें रेडिएशन वाला भी शामिल है, उसमें मेडिसिन वाला भी शामिल है। तो आपको कीमो किस सीक्वेंस में देनी है, या पहले सर्जरी करनी है या पहले रेडिएशन देनी है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इनकी वजह से भी रिजल्ट हैम्पर होते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो कैंसर का इलाज एक अच्छे सेंटर पे हो तो उसके रिजल्ट बेटर आते हैं, साइड इफेक्ट कम होते हैं। क्योंकि कैंसर की मेडिसिन अपने आप में ही इतनी स्ट्रांग होती है कि कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गन्स पे भी वो इम्पैक्ट डाल रही है, नो डाउट डालती तो है। वो दूसरे डॉक्टर्स की भी कंसल्टेशन लेना फिर जरूरी पड़ जाता है। मतलब ये है ना कि जहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट, मतलब जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी है, जहाँ पे आपके नेफ्रो मतलब गुर्दे वाले भी हैं, लीवर वाले डॉक्टर भी हैं, इंटेस्टाइन वाले भी हैं, हड्डी वाले भी हैं, और जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर, जहाँ आप आपस में डिस्कस करके इलाज करते हैं, तो वहाँ रिजल्ट बेटर आते हैं। अगर आप खुद ही इलाज सारा करोगे तो फिर अच्छे इलाज में रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आजकल कूल बनने के लिए आई नॉट से ओनली जेन जी, इनफैक्ट जेन अल्फा भी 11-12 साल के बच्चे हैं, स्कूल में जाके एक दूसरे से स्टाइल मारने के लिए वेपिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब फॉरगेट अबाउट स्मोकिंग एंड ऑल, अब वेपिंग पर आ गए हैं ये बच्चे, अच्छा, और पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि वो वेप कर रहे हैं, और वो उनके बीच में एक स्टाइल कूल बनना होता है। तो वेपिंग कितना हार्मफुल है? भाई देखिए ये तो एक तरह की हैबिट फॉर्मिंग होगी एक तरह की। भाई आप, एक तो हमारी सोसाइटी भी दोगलापन ज्यादा हो गया है। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि गवर्नमेंट कहती है कि आप स्मोकिंग मत करो, इससे कैंसर होता है ना। जितनी दुकानें आपकी स्मोकिंग की मिल जाएंगी इतनी किसी की नहीं मिलेंगी। गवर्नमेंट कहती है कि आप अल्कोहल मत पियो, हैं, और आप देखते हो कि मतलब इतने ठेके खुले हुए हैं शराब के, इतने कहीं मतलब इससे। और सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के बच्चे, स्कूल में बच्चे जाते हैं, अलग तरह के मिलते हैं, कुछ अपनी एक्टिंग झाड़ते हैं, मतलब वो हर तरह की सोसाइटी है। तो फिर बच्चे सोचते हैं कि मैं तो इन्फीरियर हूँ इससे। तो ये जो इन्फीरियरिटी वाली भावना ये प्रमोट करती है इन चीज़ों को। और हम सोसाइटी में जो देखते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, आजकल जो मीडिया है, इनका बड़ा ग्रेट इम्पैक्ट है बच्चों पे, क्योंकि आजकल मोबाइल हर एक पे आ गया है। तो नो डाउट इसका बड़ा इम्पैक्ट है। और ये एक हैबिट, लर्निंग हैबिट है, एकदम से नहीं होता है कुछ भी। जबकि गवर्नमेंट ने वेप्स जबकि गवर्नमेंट ने वेप्स बैन कर रखे हैं। तो इससे कुछ नहीं होता है। भाई आप ये देखो कि मेरे फादर सिगरेट पीते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई तू सिगरेट मत पी अपने बच्चों को, तो मानेगा क्या? बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी की देन है सब। ये सोसाइटी में तो जो हो रहा है बच्चे उसे देखते हैं, और फिर उनको जो माहौल मिलता है स्कूल में जाकर मिलता है। आप घर में तो ये काम नहीं कर सकते। जब अपने दोस्तों से मिलते हैं वहाँ पे फ्री एनवायरनमेंट रहता है, तो ये सब चीज होती है। तो कुछ वैक्सीन्स वगैरह हाँ, अवेलेबल है? देखिए ये भी एक बड़ा भ्रम है कि सब सब कैंसर के लिए वैक्सीन हमारे पे अवेलेबल है, ऐसा नहीं। जो कैंसर किसी वायरस के वजह से होते हैं उनके लिए वैक्सीन है। जैसे कि फीमेल में होने वाली जो बीमारी CS सर्विक्स जो है, कैंसर सर्विक्स जो है, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होती है। अगर इसके अगेंस्ट हम वैक्सीन बना लेते हैं, हमने बना रखी है, इसको लगा देते हैं, तो पर्सन उससे बच सकता है। तो गाइडलाइंस जो हैं वो यही कहलाती हैं कि भाई अगर 9 साल के बाद, बिफोर मैरिज, अगर बच्चे को वैक्सीन लगा दी जाए तो फ्यूचर में इनको सर्विक्स कैंसर नहीं होगा। तो ये, और सर्विक्स कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है। मतलब देखो कैंसर तो सभी बुरे हैं, और कुछ ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें सर्विक्स कैंसर सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि अक्सर लोग एडवांस स्टेज में आते हैं और अनफॉर्चुनेटली बताते नहीं है लेडीज़, भाई इनको दिक्कत है, ब्लीडिंग हो रही है या कोई फाउल स्मेलिंग आ रही है डिस्चार्ज में, शर्म के मारे बताएंगे नहीं, दर्द हो रहा है नहीं बताएंगे। जब ज़्यादा ही अंत हो जाएगी, भाई अब तो काम चलेगा नहीं, जाना करना पड़ेगा, तब बताते हैं। उस समय गाड़ी हाथ से निकल जाती है। वो कहते हैं ना कि आपको नरक भोगना है इस धरती पे, तो नरक भोगने वाली बात हो जाती है।
कई बार क्या होता है कि इस कैंसर में ना लैट्रिन का रास्ता, बच्चेदानी का रास्ता एक हो जाता है। ओह! तो लैट्रिन बच्चेदानी के रास्ते से आ रही है। मतलब ये कंडीशन बहुत, कहना चाहिए, पैथेटिक कंडीशन हो जाती है पेशेंट की। तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से हर एक को लगवानी चाहिए। जिसकी भी बेटियां हैं, बिफोर मैरिज वैक्सीन लगा सकते हैं। बट इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। बहुत कम है, ये बात तो है। मैं वही तो कहता हूँ, देखो हम क्या कर, हमारी गवर्नमेंट को कोई सलाह देने वाला नहीं है। भाई आप ये एडवर्टाइज करना छोड़ो कि आप सिगरेट शराब मत पियो। आप ये एडवर्टाइज करो कि भाई ये वैक्सीन लगाओ आप, राइट। या आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ है तो उसको डॉक्टर दिखाओ। इनके बारे में बताओ, क्योंकि ये चीज नहीं बंद होने वाली है। आप कितना ही कहो कि शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, आपने दुकान तो खोल रखी है, बिल्कुल। कौन मानेगा आपकी बात को। अब तो ड्राइवर्स भी ये पूछते हैं कि इस ठेके से टर्न लेना है या उस ठेके से हाँ, टर्न मैं वही लेना तो कह है। रहा हूँ कि भाई मैं अपने बच्चे को कैसे कह सकता हूँ कि आप स्मोक मत करो जब मैं स्मोक कर रहा हूँ। आप राइट। तो इसलिए कैंसर के बारे में ये बताओ कि भाई, जैसे कि आप टीवी पिक्चर देखने जाते हो तो उसमें ऐड आता है ना, इस इसमें स्मोक से कैंसर हो गया, ये हो गया। इसका कोई फायदा नहीं है। आप उसमें एडवर्टाइज चलाओ कि अगर किसी लेडी को ब्रेस्ट में गांठ है, चाहे वो पेन करती है या नहीं करती, डॉक्टर को दिखाओ। या आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है और आपको दर्द है वहाँ पे, या ब्लड आ रहा है आपको, आप डॉक्टर से मिलो, ये कैंसर हो सकता है। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, न बिल्कुल। कि स्मोकिंग करने छोड़ने से, अल्कोहल छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है इससे। एक वैक्सीन तो ये होगी, एक वैक्सीन हेपेटाइटिस के बारे में। जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी होती है उनको अल्टीमेट लिवर सिरोसिस हो जाती है और फिर लिवर कैंसर हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी और सी फैलते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट से, या कंटेमिनेटेड नीडल से, या आपकी सर्जरी हुई उसमें ध्यान नहीं दिया गया, उसकी वजह से हो जाते हैं। तो आजकल इसकी बी की वैक्सीन तो अवेलेबल है, सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अगर, वैसे तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में है ये बी का लगाना वैक्सीन का, पर जिसको नहीं लगी है, आपको लगी है? आई डोंट रिमेम्बर। अगर नहीं लगी तो लगवाइए। बचपन की है, ओके। इसकी एज हेपेटाइटिस क्या बी, होती है? एज कोई नहीं होती इसकी। कभी भी लगवा लें? ठीक है, फर्स्ट थिंग आई विल डू दिस। तो ये आप लगवा सकते हैं, क्योंकि देखो आजकल भाई इमरजेंसी पूछे तो आती नहीं है। बिल्कुल। आपको मान लिया सपोज को कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं ब्लड लगाना पड़ गया आपको, और आपको, या आप इन्फेक्ट होगी उससे, हुँ, हुँ। तो फ्यूचर में कैंसर हो सकता है। इसलिए बचने का तरीका तो यही है। ये अच्छी बात है कि कोई एज नहीं है, तो अगर किसी की मिस भी हो गई है, तो वो लगवा सकते हैं। हाँ, हेपेटाइटिस में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आजकल इम्यूनोथेरेपी एक चल रही है। हाँ, हाँ। देखिए इसके बारे में अच्छी बात भी है, खराब बात भी है। अच्छी बात ये है कि एक नया टूल आ गया है ट्रीट करने का। बुरी बात यह है कि बहुत महंगी है, और रिजल्ट ऐसे नहीं है कि भाई कमाल कर दिया है इसने। मतलब इसके रिजल्ट 10 से 15% ही हैं। मतलब आप 100 लोग ठीक करते हो, 10 से 15 लोग में ही आराम आता है, और किसको आराम आया किसको नहीं आया कोई नहीं जानता। हालांकि उसके लिए टेस्ट भी हैं, पर इम्यूनोथेरेपी होती क्या है ये बताता हूँ आपको। भाई हमारा इस शरीर का भी एक डिफेंस पावर होती है, एक हमारी आर्मी होती है, जिस तरह कंट्री की आर्मी होती है, ठीक है। और वो किसी बाहर से आने वाले खतरे के लिए तैयार रहती है। सपोज करो पाकिस्तान की आर्मी इंडिया के अंदर घुस गई, अब इंडिया वालों को पता ही नहीं चला इंडिया की आर्मी को, तो क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगा। बिल्कुल। ये कैंसर में होता है। कैंसर में क्या, कैंसर की जो सेल्स बड़ी चालाक होती हैं। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको कुछ नशे में दवाई दे देती है, वो हमारे सोल्जर्स हो जाते हैं। वो पहचान ही नहीं पाते कैंसर सेल्स को। कैंसर सेल्स आराम से बढ़ती रहती हैं, कहीं फैल जाती हैं आराम से। तो जो इम्यूनोथेरेपी आई है, कुछ एंटीबॉडी आई है जो कि
इस रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं कि ट्यूमर सेल हमारे सोल्जर्स को सुला ना पाए। जब हमारे सोल्जर सोएंगे नहीं तो वो ट्यूमर सेल को खत्म कर देंगे। तो ये कहलाती है इम्यूनोथेरेपी, मतलब हम अपने सिपाहियों को जगा रहे हैं ट्यूमर से लड़ने के लिए। वो जागे नहीं जागे नहीं पता। वो नहीं पता, कुछ टेस्ट भी आ गए पर उसके बावजूद भी ये जरूर नहीं है कि इम्यूनोथेरेपी काम करेगी। दूसरी बात और है कि ये एक गलत मिथ आ गया है लोगों में कि इम्यूनोथेरेपी से आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए बीमारी कम हो जाएगी या एक बार को स्कैन में गायब भी हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म हो गई। पर हाँ, ये बात जरूर है कि एक नया टूल आ गया है लड़ने के लिए, पर बहुत महंगा है। महंगा है। सो तो बहुत ज्यादा पॉकेट पे भी टैक्सिंग हो जाता है। हाँ भाई, इसमें कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, तो जिसमें इंडिकेशन नहीं है उसमें भी लगा दिया। हर लोग, हर सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं। अब मान लिया किसी पे पैसे भी नहीं है, आप उसको एक फाल्स होप दे दो कि भाई हाँ तुम ठीक हो जाओगे, तो वो कहीं से बेच के सामान अपना दर्द थेरेपी लगवाएगा, जबकि होना कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता हाँ है, बस एक उम्मीद पर हाँ, लोग ये एक कर डॉक्टर रहे की हैं। ड्यूटी बनती है कि वो फाल्स होप ना दे, तो सही पिक्चर बताए। करेक्ट डॉक्टर मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंसर के ट्रीटमेंट ये में। भी है, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई देखिए, मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करता, पर हाँ मैं एक कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ, हमने खुद भुगता है इसको, इसलिए कम से कम मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मैं सब इनसे अच्छा डॉक्टर हूँ या मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, पर हाँ ये है कि मैं अपने पेशेंट को सही से बताता हूँ कि भाई आपको ये बीमारी है, इसमें ये इलाज है, कितना पैसा खर्च होगा, बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, कब तक रहेगा, सब बताता हूँ। फिर डिसीजन आपका है भैया। तो आप डेली इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं और यूजुअली मतलब जैसे हमने बात भी की है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आता है जब हम्म फैमिली भी हो खो चुकी होती है। हम्म सो उनके साथ डील करना भी बहुत ट्रॉमेटिक हाँ होता होगा, उनको बताना। बिल्कुल, ये हमारे लिए भी एक बड़ा टास्क है ये, कि न्यूज़ ब्रेक करना कि भाई आपको कैंसर है। कई बार तो पेशेंट चला जाता, अटेंडेंट कहते हैं कि सर पेशेंट से मत बताना। कई बार पेशेंट सुनना भी चाहता है। हमारी कंट्री के अंदर फैमिली ट्रेडिशंस हैं अभी, मतलब हम अपने बड़ों का या अपने फैमिली वालों का ध्यान रखते हैं। तो अक्सर लोग हम न्यूज़ ब्रेक पेशेंट के सामने नहीं करते हैं, हालांकि समझता तो वो भी है, हम्म। तो अटेंडेंट्स को बताते हैं। पर बाहर जाओ, बाहर उल्टा है। बाहर वहाँ पे फैमिली ट्रेडिशन है ही नहीं, ना आपको लुक आफ्टर करने वाले लोग है ही नहीं, तो वहाँ तो पेशेंट को बताना पड़ता है कि भाई ये बीमारी है। तो वो एक टॉर्चर वाली बात तो है। हमारी कंट्री में ये तो है कि भाई कोई ध्यान रखने वाला तो है। धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है पेशेंट को भी, और बीमारी ठीक होगी नहीं होगी ये भी एक चैलेंज है बताना। तो डॉक्टर गूगल और डॉक्टर चैट जीपीटी तो हाँ हाँ, अवेलेबल ये है भी ही। है। पर कुछ पेशेंट में बेसिकली अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे बताता है वो। कुछ में हम केवल यही बोलते हैं कि भाई हम आपको केवल सपोर्टिव केयर देंगे, हम आपको ट्रीटमेंट नहीं देंगे क्योंकि इतनी बढ़ चुकी है। हाँ, हम आपको कष्ट नहीं होने देंगे। भाई कोई पेशेंट है लास्ट स्टेज में है, इस हालत में नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट ले पाए, तो उसमें हम पैलिएटिव केयर देते हैं कि भाई हम आपको पेन नहीं होने देंगे, सांस फूलेगा तो उसके लिए दवाई देंगे, आपको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जिससे कि आप मतलब कूलली चले जाएं। पेशेंट को तो नहीं बोलेंगे, ये वाली बात अटेंडेंट्स को बताते हैं कि कैसे मैनेज करना है इसको। तो ये चार टास्क तो है। और दूसरी बात यह है कि कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट आपसे बार बार मिलता है, बिल्कुल। और बीमारियों में ऐसा नहीं है। हम्म। आप इतना फ्रीक्वेंट डॉक्टर से नहीं मिलते, आप अलग अलग डॉक्टर से मिलते हो, एक डॉक्टर से इतना संबंध नहीं बनेगा आपका। हमारे यहाँ तो पेशेंट से फैमिली रिलेशन तक बन जाते हैं कि भाई अब वही पेशेंट बार बार आ रहा है आपके पास, महीने में 3-4 बार आ रहा है, और हम पेशेंट को ठीक होने के बाद भी फॉलोअप में रखते हैं, क्योंकि उसको सेकंड कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा जो ट्रीटमेंट हमने दिया उसकी वजह से भी कुछ साइड इफेक्ट आते हैं फ्यूचर में, तो इसकी वजह से पेशेंट हमारे से लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाता है।
हम भी इंसान हैं तो इमोशंस हमारे भी होते हैं, तो बिल्कुल। एक एक बाउंड्री, एक मतलब कहना चाहिए कि रिलेशन तो बन जाता है। कई बार बहुत स्ट्रांग होता है वो। पेशेंट अपने रिश्तेदारों को नहीं मानते जितने डॉक्टर की मानता है हमारे यहाँ। तो ऐसे में डिफिकल्ट तो होता है। ये पैलिएटिव केयर जो होती है, ये लास्ट स्टेज पर ही रिकमेंड होती है? यूजुअली पैलिएटिव केयर कई तरह की होती है। एक तो होता है एंड ऑफ लाइफ, मतलब टर्मिनल केयर ऑफ लाइफ होता बोलते हैं इसको, कि भाई जब कुछ चांस बचा ही नहीं है और टाइम नज़दीक लगता है, थोड़ा आइडिया पड़ जाता है हमें भी, तो उस समय की पैलिएटिव केयर अलग कहलाती है। कुछ पैलिएटिव केयर ये होती है कि आपको किसी वजह से, आपको थेरेपी की वजह से आप हैंडीकैप्ड हो गए हैं, जैसे कि बोन ट्यूमर में ऐसा होता है, उसमें आपको प्रोस्थेसिस देते हैं, वो भी एक तरह की पैलिएटिव केयर है। मतलब इमोशनल पैलिएटिव केयर भी होती है, हालांकि इंडिया में तो नहीं है ऐसा, पर हाँ यूजुअली हमारे यहाँ तो पैलिएटिव केयर का मतलब यही मानते हैं कि किसको लास्ट स्टेज में है, उसको पेन रिलीफ करना, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही तो उसको करना, ये मानते हैं हम लोग। पर वेस्टर्न कंट्री के अंदर तो इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सबको उसमें सब तरह से वो करना। अगर वहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में कोई पेशेंट जिसको पैलिएटिव केयर मिल रही है, उसको वे सब फ्री देते हैं, मतलब फ्री केयर है उनकी। अगर वो पर्सन स्मोक भी करना चाहे तो उसको अलाउ करते हैं, अल्कोहल पीना चाहे अलाउ करते हैं, यहाँ तक कि उसकी क्रीमेशन का भी इंतजाम वही करते हैं, हॉस्पिटल करता है। हाँ, ये एक प्री नीड इंश्योरेंस भी होता है वहाँ पर, हाँ, जो अपने ही क्रिमेशन का लोग इंश्योरेंस भी करवा के रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसे सेंटर बहुत कम है। हमारे यहाँ तो एक दो सेंटर मैंने सुना है, जैसे शांति वेदना है सफदरजंग के पास, वहाँ पे वे टर्मिनल केस पेशेंट रखते हैं, मतलब वे पेन किलर देंगे बस केवल, या ऑक्सीजन लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, उनको आराम से जाने देंगे। केरला में भी दो तीन सेंटर हैं इस तरह के। तो इन सेंटर की भी जरूरत है, क्योंकि एक टाइम पे कई बार हम कुछ नहीं कर पाते, तो पैलिएटिव केयर तो अच्छी दे सकते हैं मरीज। बिल्कुल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं और हाँ गवर्नमेंट जो है वो बहुत क्राउडेड है हाँ, और बहुत कम है। वही चक्कर है ना कि ये बीच का रास्ता निकालना पड़ चाहिए कोई, क्योंकि जो प्राइवेट है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे गवर्नमेंट के में जो है वहाँ पे फ्री है, पर वहाँ पे वो माहौल ही नहीं बनता है। इट्स क्राउडेड, राइट। तो कुछ फ्री भी नहीं होना चाहिए, कुछ अमाउंट लेना चाहिए, सो दैट आप उसी कीमत समझो कि आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे सेंटर बनने चाहिए जो वहाँ पे सेल्फ पैलिएटिव केयर मिलती हो। पैलिएटिव केयर कैंसर पेशेंट के लिए ही नहीं, बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिनमें क्योर नहीं है, या अपने लास्ट स्टेज में पहुंच गए, जैसे हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कुछ नहीं कर सकते आप। जब आपका हार्ट बहुत ही कम काम कर रहा है, तो कहते हैं कि भाई इसको तो आप घर पे रखो आराम से, या लंग की ऐसी कंडीशन है कि लंग बहुत डैमेज हो गया है आपका, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो उसमें पहले से ही चलता है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह का बास्केट है एक तरह की, इसमें पैलिएटिव केयर चलती है, पर कैंसर पेशेंट में ज़्यादा नीड होती है। शुगर कैंसर सेल्स को फीड करती है? ये तो कोई बकवास अच्छा, बकवास है। है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो केवल शुगर ही खाता है। आप शुगर बाहर से लो या ना लो, हमारे शरीर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अगर मान लिया आप भूखा रहना शुरू कर दो, आप कुछ मत खाओ, तो वो आपकी पहले फैट को शुगर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि दिमाग को वही चाहिए। जब फैट खत्म हो जाएगी, जो प्रोटीन है, मसल्स हैं आपकी, उसको कन्वर्ट कर देगा शुगर के अंदर। तो शुगर तो एक लेवल मेंटेन रहता ही है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये मिथ है कि कैंसर सेल्स शुगर खाती हैं और वो मोटी हो जाती हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जब शुगर तो बनी रही है आपके अंदर। शुगर का नुकसान एक जरूर है कि आपका वजन बढ़ाती है। अगर आप अंधाधुंध शुगर खाते हो या शुगर वाले प्रोडक्ट खाते हो, शुगर दो तरह की होती है, एक तो रिफाइंड शुगर, मिठाई में आप खा रही हो मीठा, ये रिफाइंड शुगर तो होती है, चीनी डली भी होती है इनके अंदर, आप रसगुल्ला खा रही हो, आप गुलाब जामुन खा रहे हो, इसमें शुगर डायरेक्ट जा रही है आपकी। एक होती है कॉम्प्लेक्स शुगर, जैसे कि आपने आटा खाया, आटे की बनी चीजें खाई, मैदे वाली चीजें खाई, तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर होगी। वो भी अल्टीमेटली पेट के अंदर जाके
शुगर ही बनती, ग्लूकोज ही बनता है। तो ग्लूकोज मतलब शुगर खाने का नुकसान बस ये है कि मोटापा बढ़ाता है। बाकी इससे कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ सुपर फूड्स लाइक हल्दी, अदरक, सब आंवला। बकवास है ओके। भाई। देखिए, हल्दी, अदरक हो गया, तुलसी हो गया, ये तो बचपन से खाते आ रहे हैं। ये कोई नई चीज थोड़ी है हमारे लिए। अभी आप इनके ज्यादा खाने से आप कैंसर प्रिवेंशन कर लोगे, ऐसा नहीं है। ये सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं होता। एक्सेस में कुछ भी खाओगे नुकसान करेगा आप। ड्राई फ्रूट्स भी। कुछ भी हो आपको भाई, आप ज्यादा चिकनाई खाओगी, ज्यादा विटामिन खाओगी, कुछ भी एक्सेस में खाओगे नुकसान करेगा। जितने भी मसाले हैं ये अगर आप लिमिटेड में खाते हैं तो ठीक है, पर आप ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेंगे। कोई इनका एडिड एडवांटेज नहीं है। आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें जाननी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आज का एपिसोड देखकर हमें ये पता लगा है कि अर्ली डिटेक्शन अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे मिथ्स को हमने डिबंक किया है, और आज के एपिसोड से कुछ भी आपने सीखा हो तो हमारा ये एपिसोड बिल्कुल कामयाब हो गया है। ध्यान रखिए, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जिए। ये कैंसर है ना, अपने पर भी टॉर्चर होता है और अपनों के लिए भी टॉर्चर होता है। तो अर्ली डिटेक्शन और अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।